जय हिंद दोस्तों। देखिए मेंस एग्जामिनेशन हो चुके हैं 2021 के यूपीएससी के। तो मैं आपको ऑप्शनल पेपर के बारे में अब धीरे धीरे बताऊंगा आपको ऑप्शनल पेपर कैसे चूज करना चाहिए। सभी पेपर्स के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे रहा हूं, जाकर के वहां पर चेक कर लीजिएगा। आज मैं हिस्ट्री पर थोड़ा सा डिस्कशन करूंगा। कौन कौन सी बुक्स आपको इसके लिए ले लेनी है यदि आप हिस्ट्री, और जो लोग नए हों सोच रहे हो हिस्ट्री लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, तो वो पेपर देख लीजिए पहले, ठीक है। और धीरे धीरे मैं सभी जो वीडियो जो है लेकर के आने वाला हूँ सभी ऑप्शनल पर, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि देखिए, एक मिनट। ओके, सेट कर लिया मैंने। देखिए ये जो पेपर आता है आपका, चाहे ऑप्शनल पेपर कोई भी हो, दो पेपर होते हैं, ये तो सभी को जनरल सी जानकारी है। लेकिन इसमें होता क्या है कि पहला और पांचवा जो प्रश्न होता है वो अनिवार्य होता है, वो करना ही होता है। खंड क और ख में से, यानी कि 8 प्रश्न आते हैं टोटल, ठीक है। चाहे कोई भी ऑप्शनल हो आपका, उसमें से आपको मात्र 5 प्रश्न करने हैं। दो खंडों में 4-4 प्रश्न आते हैं। पहले खंड का पहला प्रश्न और दूसरे खंड का जो नंबर 5 का, यानी कि पहला ही, यानी कि पहला और पांचवा जो है प्रश्न अनिवार्य होता है। बाकी का दोनों खंडों से एक एक और करना है। उसके बाद एक जो बचेगा वो आप किसी भी खंड से कर सकते हो। तो ऐसे करके जो है आपका ये पेपर होता है, ठीक है। तो हिस्ट्री के लिए क्या क्या पढ़ना है, कैसे चीजें करनी है कवर, वो आगे हम डिस्कशन धीरे धीरे करेंगे। 250 नंबर का ये पेपर होता है आपका। देखिए इसमें क्या होता है, जो पहला प्रश्न है आता है खंड का, ये होता है एक क्या कहेंगे उसे, एक मिनट। ये मैप बेस्ड मैप बेस्ड होता है। जैसे मान के चलिए, एक नंबर आपको दे दिया कि पहला नंबर क्या है, पुरा पाषाणी सॉरी पुरा पाषाणकालीन स्थल है। ये पहले ये पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, कि आपको जानकारी थोड़ी सी हो जाए। आपको दिए गए मानचित्र पर अंकित निम्नलिखित स्थानों की पहचान करनी है और अपनी प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका, यानी कि जो आंसर जो कॉपी होती है वो, मैं उनमें से प्रत्येक पर 30 शब्दों की संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। यानी कि मानचित्र पर अंकित स्थान के निर्धारण के संकेत के अनुसार दिए गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, ये देखना है पहला नंबर। तो पहला नंबर पर क्या है, पुरापाषाणकालीन स्थल। तो आप कहाँ पर देखोगे, फर्स्ट नंबर इस मैप में ढूंढोगे पुरापाषाणकालीन स्थल, वो वाला बताना है, एक नंबर वाला। तो एक नंबर यहाँ पर है। तो आखिरकार यहाँ पर पुरापाषाणकालीन सभ्यता वाला कौन सा स्थल होगा, ठीक है। वो कोई भी हो। आप एक मिनट, आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, वो एक मिनट, चलो अब दिखेगा है ना। ये रहा, यहाँ पर एक नंबर लिख रहा है, ये रहा, ऐसे करके आएगा। तो यहाँ पर जो स्थित पुरापाषाणकालीन स्थल है उसका नाम आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उस स्थान के बारे में आपको 30 शब्दों में लिख देना है। 20-25, ठीक है, 20 शब्दों में भी काम चल जाएगा। उस स्थान के बारे में वो क्यों फेमस है। ऐसे ही नंबर 2 मान के चलिए ये है, तो मध्य पाषाणकालीन स्थल। ऐसे ही इसमें सारे सब कुछ हिस्टोरिकल जितने भी स्थान हैं, हड़प्पा कालीन स्थल मान के लिए ये दे दिया है, हड़प्पा कालीन स्थल। तो पांचवा नंबर हम किसमें ढूंढेंगे, इसमें ढूंढेंगे कि पांचवा नंबर कहाँ है। तो भाई ये रहा, पांचवा नंबर ये है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या था, एक कोई रावी नदी थी, उसके पास कोई स्थल है, उस स्थल का आपको नाम बताना है और उसके बारे में 30 शब्द लिखना है। तो ये पहला प्रश्न ऐसे होता है। तो ये है, इन्हें आप देख लीजिए, ठीक है। आर्य ऐतिहासिक काल का अभिलेखीय स्थल है कोई इस नंबर पर, जैन विहार स्थल है इस नंबर पर, उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके लिए एक बुक आती है, आ, उसमें क्या होता है, जगहों का नाम दिया रहता है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ती है आपको 30 शब्दों में। इस प्रकार से ये क्लियर हो जाता है, ठीक है। घबराने की जरूरत नहीं, जब आप पूरी हिस्ट्री पढ़ते हो तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी हो जाती है। तो ये टोटल कितने आते हैं, 20 आते हैं। 20 को आपको 30-30 शब्दों में लिखना है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आप 20 से 25 शब्दों में लिख दोगे। तो 25 शब्द मान के चलिए, ठीक है। तो 500 या 5000 के आसपास हो गए, क्या हो गया, 500 शब्द हो गए, कितने हो गए,
ठीक है, तो इतने शब्दों में ये पूरा प्रश्न पत्र हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? 1 मिनट अभी देखता हूँ मैं। ओके, थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा, टोटल में आ नहीं रहा है। अब दिख रहा होगा। ये दूसरे का पहला प्रश्न है, क्या आप सहमत हैं कि पारिस्थितिक कारकों ने हड़प्पीय शब्द ऐसे ऐसे नाम दे देते हैं ये, हड़प्पन बोलना चाहिए वैसे, हड़प्पन सभ्यता के प्रवाह एवं ह्रास को प्रभावित किया? टिप्पणी कीजिए। तो इसमें क्या एक तरह से आपको हड़प्पा सभ्यता का जो विनाश था वो कैसे हुआ, कई सारे कारक होते हैं, तो इसमें केवल एक कारक पूछा है, पारिस्थितिकी कारक। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। दूसरा है, क्या आप मानते हैं, जैसे मान लीजिए दूसरा प्रश्न है, तो 1 2 3 जब आप तीनों करोगे तो माना जाएगा कि आपने दूसरा पूरा कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, क्या आप मानते हैं कि उपनिषदीय सिद्धांत वैदिक धार्मिक विचारों की उच्च स्थिति को मूर्त रूप देते हैं? टिप्पणी कीजिए। ये टिप्पणी कीजिए, इस प्रकार की जो चीजें हैं, इस रिलेटेड मैं एक वीडियो बनाऊंगा अलग से। ठीक है, उसे जरूर देखिएगा आप। सी है इसका, मौर्योत्तरकालीन कला पर बाह्य प्रभावों एवं देशज विकास के महत्व का विश्लेषण आपको करना है, क्या प्रभाव पड़ा। तीसरे का पहला है, क्या महापाषाण को एकल, समरूप अथवा समकालीन संस्कृति का प्रतिनिधि मानना उपयुक्त होगा? महापाषाणकालीन संस्कृतियों से किस प्रकार के भौतिक जीवन व सांस्कृतिक व्यवस्था का पता चलता है? तो महापाषाणकालीन से संबंधित ये प्रश्न हो गया। नेक्स्ट है आपका तीसरे का बी, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के आधार पर आप मौर्य साम्राज्य के स्वरूप का चित्रण कीजिए। किसके आधार पर? अर्थशास्त्र के। तो कौटिल्य अर्थशास्त्र में कैसा वर्णन मिलता है मौर्य साम्राज्य का, वो सब कुछ आपको वर्णन कर देना है। तीसरा है, मतलब तीसरे का तीसरा प्रश्न है, वर्णाश्रम धर्म कैसे गुप्त और गुप्ततर काल में सामाजिक एवं आर्थिक विकास से उत्पन्न होने वाली बढ़ती सामाजिक जटिलताओं को प्रदर्शित करता है? नेक्स्ट प्रश्न है, शासकों की राजनीतिक व आर्थिक आवश्यकताओं ने व्यापारी वर्ग की आर्थिक व सामाजिक स्थिति की जरूरतों से मिलकर एक साथ ग्रहणशील सांस्कृतिक वातावरण प्रदान किया जिसमें बौद्ध धर्म विकसित हुआ? टिप्पणी करनी है। इससे पहले हम नेक्स्ट प्रश्न पर जाएं, मैं आपको बुक थोड़ा सा सजेशन दे देता हूं। इसके लिए आपको जो बुक पढ़नी है, एक तो एंशिएंट हिस्ट्री के लिए नोट कर लीजिएगा, केसी श्रीवास्तव तो ले लेनी है, लेकिन केसी श्रीवास्तव आपको शुरू से लेके एंड तक नहीं पढ़नी है, उसे आप एक गाइड के रूप में इस्तेमाल करोगे। ठीक है, जो भी आपको टॉपिक पढ़ने हैं उस गाइड की तरह पढ़ने हैं कि आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें पूरा डीप दिया हुआ होता है, तो उससे आपको जानकारी हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया। और एक आपको लेनी है झा एवं श्रीमाली नाम से आती है, वो बुक आपको पढ़नी है एंशिएंट। ठीक है, और प्राचीन, और इसके लिए टोटल 6 से लेकर 12 तक की सारी एनसीईआरटी जो पुरानी एनसीईआरटी हैं वो आपको कवर करनी है। ठीक है, और यदि इग्नू के नोट्स मिल जाएं तो उन्हें भी आप इंक्लूड कर लीजिएगा, जितना पढ़ा जाए उतना पढ़िएगा। ठीक है, और एक बुक के रूप में, टेक्स्ट बुक के रूप में जो मिडिवल हिस्ट्री के लिए आप एलपी शर्मा यूज कर लीजिएगा, काफ़ी अच्छी बुक है, आपको जीएस में भी काम आती है, इसमें तो वो काम आएगी आएगी, बहुत ज़्यादा अच्छे से दिया हुआ है। मॉडर्न इंडिया के लिए आप क्या करोगे, बीएल ग्रोवर ले लोगे, बीएल ग्रोवर काफ़ी अच्छा काम करेगी, बाकी की एनसीईआरटी हैं वो दोनों को मिला करके आप करोगे तो बहुत अच्छा काम करेगा। मैपिंग वैपिंग आप अपने ढंग से और सीख सकते हो, कर सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में अब तक गैर कृषि योग्य क्षेत्रों की बड़ी संख्या में भूमि अनुदान निरपवाद रूप से कृषि विस्तार के उद्देश्य से था। जो भूमिदान था वो कृषि विस्तार के लिए किया गया था, दिया जाता था। जल संसाधनों, विभिन्न प्रकार के सिंचाई कार्य के प्रबंधन ने इस काल में कृषि विस्तार को कैसे सुगम बनाया? नेक्स्ट है आपका
प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में स्थानीय भाषाओं में साहित्य के आविर्भाव एवं क्षेत्रीय पहचान के निर्माण के बीच संबंध की विवेचना कीजिए। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसमें से सारे प्रश्न थोड़े ना करने हैं आपको, ठीक है, घबराने की जरूरत है नहीं। इसमें से आपको दो प्रश्न अनिवार्य है, एक तो पहला वाला अनिवार्य था, एक प्रश्न इसमें से और कर दीजिए आप। ठीक है, दो प्रश्न हो जाएंगे। एक तीसरा ये वाला पांचवा तो अनिवार्य है ही, तो ये जो पांचवा है ये आपको कंफर्म करना ही है। शब्दों को देखते जाइए कितने शब्दों में लिखना है। ठीक है, ये 150 शब्दों वाले हैं। पांचवा ये पूरा करना है, ये मान के चलिए। ये तो देखते हैं पांचवे में क्या क्या है। भारतीय सामंतवाद के विविध चरणों की विवेचना करते हुए भारतीय राजनीतिक व्यवस्था पर इसके प्रभाव का विश्लेषण करना है आपको। दूसरा है, क्या आप सुल्तान इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक मानते हैं? विवेचना करनी है आपको। दिल्ली सल्तनत काल में उभरकर आए विविध प्रकार के पारसी साहित्य की पहचान करिए, तो साहित्य से रिलेटेड है। नेक्स्ट है आपका, पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी के विरुद्ध बाबर की सफलता के कारणों का परीक्षण आपको करना है। नेक्स्ट है आपका, राज्य के प्रति चिश्ती संतों के रुख एटीट्यूड, एटीट्यूड की बात हो रही है, की विवेचना करिए। चिश्ती संत का कैसा एक तरह से एटीट्यूड था। सरकार के प्रति अपने रवैये में सोहरावर्दी संत कैसे भिन्न थे। सोहरावर्दी सरकार से क्या करते थे, सरकार से क्यों कैसे भिन्न थे सरकार के रवैये से। ठीक है, क्या वो संरक्षण लेना चाहते थे, इस प्रकार की बातों पर आपको डिस्कशन करना है, तो ये तो करना ही करना है। फिर छठवां जो प्रश्न आया है वो ये है, देख लीजिए। सिख समुदाय के निर्गुण भक्ति संप्रदाय से राजनीतिक राजनीतिक सैन्य संगठन में परिवर्तन की विवेचना करनी है आपको। नेक्स्ट है आपका, अभिजात वर्ग के साथ बहलोल लोदी के संबंध पर अपना आकलन प्रस्तुत करना है आपको। नेक्स्ट है आपका, ताजमहल के विशेष संदर्भ में मुगल मकबरा स्थापत्य की मौलिक विशेषताओं का परीक्षण कीजिए। ताजमहल के विशेष संदर्भ में, ताजमहल में जो जो चीजें यूज हुई हैं उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट सातवां है, एकता प्रथा के महत्व की विवेचना करिए। क्या है एकता प्रथा? दिल्ली सल्तनत के प्रशासन के केंद्रीयकरण में इसने कैसे मदद की थी। नेक्स्ट है आपका, खलजी शासनकाल खलजी क्रांति के रूप में क्यों जाना जाता है, इसकी विवेचना करनी है। इसका डायरेक्ट दिया हुआ है एलपी शर्मा में, बहुत अच्छे से दिया हुआ है और आपको उसमें मिल जाएगा, ये एनसीईआरटी में मिल जाएगा। ठीक है, 17वीं सदी के उत्तरार्ध का मुगल भारत जागीरदारी संकट के काल के रूप में जाना जाता है, विवेचना करनी है इसकी। आठवां और लास्ट प्रश्न ये है, आपके सामने है, चोल शासक न केवल प्रबल विजेता कुशल प्रशासक थे बल्कि उत्कृष्ट मंदिरों के निर्माता भी थे। ठीक है, टिप्पणी आपको इसमें कर देनी है। नेक्स्ट है आपका, एक मिनट, आपको दिख तो रहा है? ठीक है, दिख रहा है। अकबर और राजपूत राज्यों के बीच संबंधों की प्रासंगिक दृष्टांतों के साथ चर्चा करिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, बंगाल अवध हैदराबाद जैसे राज्यों को मुगल राज्य के उत्तराधिकार राज्य मानना कहाँ तक उचित है। तो ये आपको जवाब देने हैं, इनके नंबर भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए हैं, ये देखिए यहाँ पर। ठीक है, तो आप कैसे समझ सकते हो कितने शब्दों में ये लिखना है, ये ऐसे समझ सकते हो जैसे अभी हमने देखा था वो वाला प्रश्न, एक मिनट, पांचवा, 150 शब्दों में आपको लिखना था। ठीक है, इसमें से हर एक प्रश्न 150 शब्दों में, तो कितने नंबर का था? 5 प्रश्न है ये टोटल, 5 प्रश्न 10-10 नंबर के हैं, 150 शब्दों में ये वाला लिखना है आपको। ठीक है, तो होगा क्या कि जब 150 शब्दों में 10 नंबर का आपको प्रश्न लिखना है तो 15 नंबर का कितने में लिखना होगा? तो 5 आधा और कर लीजिए उसे, यानी कि 150 का आधा कितना होता है? 7.5, कितना, 70, 75,
75 शब्द और जोड़ लीजिए, 225 शब्द का आपको ये लिखना है, ठीक है, 225, और 300 शब्दों का 20 नंबर वाला लिखना है, ठीक है, लगभग लगभग 300 शब्दों में। तो ऐसे करके आप डिस्ट्रीब्यूट करके आपको ये लिखना होता है। ये पेपर सभी आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे। इसका सेकंड जो पेपर है उसका मैं वीडियो इसके बाद बनाऊंगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और लिखने का प्रयास भी करिएगा। सारे पेपर के वीडियो बनाने वाला हूँ, आप देखिएगा आपको कौन सा ठीक लगता है, उसके अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हो ऑप्शनल विषय को, ठीक है। हिस्ट्री सदाबहार माना जाता है, यानी कि आपको कुछ समझ में ना आए तो हिस्ट्री ले लीजिए, क्योंकि हिस्ट्री के लिए आपको कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी यदि आपको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट होगा तो, ठीक है, क्योंकि हिस्ट्री एक कहानी के रूप में पढ़ी जाती है, बुकों में मजा आता है, इंटरेस्ट आता है पढ़ने में, तो ये देख करके, ठीक है। रिसोर्सेज बहुत आसानी से अवेलेबल हैं इसके, एनसीईआरटी अवेलेबल हैं 6 से लेकर 12 तक की। इग्नो के नोट्स मिल जाते हैं आपको, जो बुक्स मैंने बताई हैं वो मिल जाती हैं। तो इस प्रकार आप कंप्लीट कर सकते हो। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।